आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, ठीक है। हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, इनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। अब वैसे तो ये हमारा सिलेबस जो है इसमें अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसमें जस्ट सेकंड वीक का जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे है। तो हम पहले इसको शॉर्ट सा ब्रीफली यानी डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं करारदादे मकासिद, ठीक है जी, करारदादे मकासिद। अब करारदादे मकासिद है क्या? हमने पाकिस्तान स्टडीज में एक क्वेश्चन पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से 1956 तक। उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, जब पाकिस्तान बना था तो 3 मंथ का टाइम था, विद इन 3 मंथ हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जिसको हमने 9 साल लगाए बनाने में। अब जो 3 मंथ का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको हमने बनाना था, उसको 9 साल लगे बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पहला स्टेप था वो क्या था? मैंने आपको कहा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन पे करना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन इंडिया ने जानबूझ के हमारे लिए बेतहाशा मसाइल पैदा कर दिए थे। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि पहले मैं उन मसाइल का हल निकालूं, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आऊंगा। कायदे आज़म से क्वेश्चन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा रहा, वजह? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी कौम को जिंदा रहने के काबिल बना लूं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे आता हूं ये मसाइल ऐसे रह जाते हैं, तो अगर ये कौम ही ना बची तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फायदा? रूल्स तो कौम के लिए बनाए जाते हैं ना, मुल्क के लिए बनाए जाते हैं। जब मुल्क में लोग ही नहीं होंगे फिर वो किस पे इंप्लीमेंट होगा? इस वजह से उन्होंने कहा कि पहले मैं काम कर लेता हूं इन मसाइल पे जो इंडिया ने जानबूझ के हमारे लिए मसाइल पैदा किए थे। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के नाम से इसको पहले पढ़ा पास स्टडी में। तो आइन साजी की तरफ जो पहला काम हुआ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद लियाकत अली खान ने सबसे पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टार्ट किया वो लियाकत अली खान ने किया, जो कब हुआ? 12 मार्च 1949 को करारदादे मकासिद के नाम से। अब करारदादे मकासिद की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन क्या है? इसको आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि ये खुद एक आइन नहीं था, लेकिन आइन की तरफ जाने का एक रास्ता था। अब देखिए जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वो पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन अब इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आइन साजी की तरफ जाने का एक रास्ता है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि किसने इसको प्रेजेंट किया। तो लियाकत अली खान ने 12 मार्च 1949 को असेंबली में इसको पास कराया, जिसको करारदादे मकासिद कहा गया, और ये आइन साजी की तरफ पहला स्टेप था, ठीक है। 3 माह का टाइम था, 14/10/1947 को मुल्क बन रहा है, और 1949 में 2 साल बाद हम इस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और पहला स्टेप जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब, ठीक है। अब इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है कि करारदादे मकासिद कब किसने दी, कब पूछ सकते हैं। तो आपने डेट बता दिया 12 मार्च 1949 को, किसने पेश की? लियाकत अली खान ने, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्री नेम, यानी मुल्क का नाम। इसमें पहला ये डिस्कस किया गया, ये कहा गया कि मुल्क का नाम क्या होगा, यानी ये आइन नहीं था, इसमें बताया जा रहा था। अभी खुद डिस्कस कर रहे थे, अभी सोच रहे थे कि जो हम मुल्क का आइन बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, यानी जब भी आइन बनाना है उसमें मुल्क का नाम भी लिखना है। तो पहले ये पूछा गया, इसमें कहा गया कि मुल्क का नाम क्या होगा, एक पॉइंट दिया गया। उसके बाद सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी कहते हैं हाकमियत या इक़्तिदार, यानी हाकमियत का मालिक कौन होगा, ये पूछा गया। यानी हाकमियत का मालिक अल्लाह ताला की जात होगी। उसके बाद है स्टेट विल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यानी स्टेट जो है, रियासत है, वो किस तरह काम करेगी, रियासत किस तरह काम करेगी, ठीक है जी। इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम करेगी। फिर है इस्लामी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, इस्लामी असूल होंगे। जी सर, ठीक है जी। फिर कहा गया कि टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, जो यहाँ पे तालीमात होगी वो इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक
नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स, यानी अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, तो तमाम लोग अपने अपने रिलीजन यानी मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, सबको उनके राइट्स दिए जाएंगे। अभी देखिए हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि क्रिश्चियंस हैं, वो ईस्टर उनका आता है तो वो किस तरह उस पर वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह उनके जो है एक चर्च बने हुए हैं, वो इबादतगाहें हैं उनकी, हमने कभी उनको तंग नहीं किया। इसी तरह आप देखते हैं कि आपके पास हिंदू हैं, उनके मंदिर हैं, वो वहां पे इबादत करते हैं, उन्हें नहीं रोकते, तो वो उनका मजहब उनको इजाजत देता है तो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद है कि प्रैक्टिस देयर रिलीजन, यानी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी। उसके बाद फेडरेशन सिस्टम। अब फेडरेशन सिस्टम आपने देखना है, ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट है कि फेडरेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन है। अब फेडरेशन क्या है, फेडरेशन के हवाले से आप थोड़ा सा देख लें। मैं इसको यूं आपको कह देता हूं कि फेडरेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपका जो मुल्क है ये डिवाइड है 4 हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि पहला हिस्सा फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम कहते हैं, एक इसका जो सूबा है उसका नाम है पंजाब, दूसरे का नाम सिंध, फिर केपीके या सरहद पुराना नाम, और उसके बाद फिर बलोचिस्तान। ठीक है, अब 4 यूनिट हैं हमारे मुल्क के, इन 4 यूनिट्स को आपने देखना है कि किस तरह डील करना है 4 यूनिट्स को। अब 4 यूनिट्स में सिंपली आपने कंसेप्ट क्लियर कर लें कि फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरेशन क्या है। फेडरेशन को आपने ये देखना है, आपको सिंपल अल्फाज में अगर देखें तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फेडरेशन या फेडरल सिस्टम जो है वो ये है कि जिस तरह आपका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक फादर है, ठीक है, फिर उसके जो बेटे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर है। ये मुल्क समझ लें जो पाकिस्तान है, ये इस्लामाबाद इसका दारुल हुकूमत है, यूं समझ लें ये फेडरल यानी फादर हो गया इस्लामाबाद, और ये इसके बच्चे हैं 4, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान। सर पहले तो कैपिटल तो कराची था, ये पाकिस्तान बनने से पहले ये 1960 में इस्लामाबाद बना है, वो अलग चीज है, हम सिर्फ देख रहे हैं फेडरेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, ये यूं समझ लें जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस तरह आपके घरों में होता है ये वैसे है, एक फादर होता है, फिर उसके 4 बच्चे हम देख लेते हैं। अब चारों बच्चे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही होता है ना, घर का जो बड़ा होता है सारा निजाम उसने, बिजली का बिल उन्होंने पे करना है, घर का राशन उन्होंने लेके आना है, किसी की कोई जरूरत है, जरूरियात पूरी करनी है वो उसी ने करनी है। ठीक है, ये सिस्टम होता है ना। अब बेटे हैं 4, ये बेटा जितने पैसे कमाता है मंथली ये अपने फादर को दे देता है, ये बेटा जितने पैसे कमाता है मंथली अपने फादर को दे देता है, ये बेटा जितने पैसे कमाता है मंथली अपने फादर को दे देता है, इसी तरह ये बेटा जितने पैसे कमाता है अपने फादर को दे देता है। अब फादर देखता है कि ये जो मेरे 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों में से किस बच्चे के अखराजात आते हैं, किस बच्चे की आगे फैमिली ज्यादा है, उसके बच्चे ज्यादा हैं, किसके अखराजात ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये बाप है इस्लामाबाद देखता है जो मेरा पंजाब बेटा है ना इसके बच्चे ज्यादा हैं, जिस तरह पंजाब की आबादी ज्यादा है तो ये पैसे कम कमा के देता है, तब भी वो कहता है अखराजात तो इसके ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा पैसे देता है इस बेटे को क्योंकि इसके अखराजात ज्यादा है। और बलोचिस्तान जो बेटा है ये सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, हमने पढ़ा मिनरल सारी यहीं से निकलती हैं, तो मिनरल सारी जो है यहां से है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, तो ये पैसे ज्यादा कमा के देता है, लेकिन आबादी कम है, इसके बच्चे कम है, तो इस वजह से इसको जो पैसे मिलते हैं वो कम मिलते हैं, फंड इसको कम मिलते हैं। तो इन शॉर्ट आप यूं समझ लें फेडरेशन सिस्टम जो है मुल्क के तमाम यूनिट्स वफाक के मातहत होंगे। जिस तरह हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में तमाम बच्चे फादर के अंडर में होते हैं, चेक एंड बैलेंस फादर को होता है, इसी तरह इसमें भी यही है, चेक एंड बैलेंस तमाम सूबों का, तमाम यूनिट्स का वफाक के पास होगा। इसको हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरेशन सिस्टम। क्लियर यहां तक? उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मुराद यानी आजाद अदलिया।
अब आजाद अदलिया से मुराद ये है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 3 है, अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना। उसमें ये कहा हुआ है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी का असर रसूख नहीं होगा, यानी पार्लियामेंट भी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, इंतजामिया भी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये बिल्कुल आजाद है। अदलिया आजाद, यानी इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपने फैसला इस तरह करना है, आपने फैसला इस तरह करना है, कोई भी इसको जो है वो नहीं कह सकता। ये इंडिपेंडेंट है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल इस पे फैसला करेगी, जो भी केस इसके पास जाएगा। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं बुनियादी हकूक। अब जो बुनियादी हकूक हैं इनके बारे में आप देखें ये क्या है। बुनियादी हकूक यानी बेसिक जरूरियात जो हैं उसको हम कहते हैं बुनियादी हकूक। अब बेसिक जरूरियात में देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा मकान। वो कहता था कि हर शख्स की ये जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान इसको दिया जाए। उसके अलावा अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स में आप सेहत का हक है आपको, ये सेहत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज हो। इसी तरह फ्री तालीम आपका हक है, ठीक है, रिहाइश, खुराक, ये सारी चीजें जो बेसिक जरूरियात हैं हर शख्स को ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, इसको हम बुनियादी हकूक कहते हैं। हर शख्स का ये हक है कि गवर्नमेंट उसको उसकी सेहत का ख्याल करे, उसकी तालीम, उसको जो बेसिक तालीम है वो फ्री दे, ठीक है। इस तरह खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान, भुट्टो वाला नारा देख ले, वो सारी बेसिक जरूरियात थी, तो इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसके बाद है मिनॉरिटी राइट्स। मिनॉरिटी कहते हैं अक़लियत को, यानी जो कम तादाद में हो, अक़लियतों के हकूक। अब अक़लियतों के हकूक, अक़लियत किसे कहते हैं? जो कम तादाद में। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में कम तादाद में जो लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो मिनॉरिटीज हैं, तो उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, मिनॉरिटी राइट्स। जिस तरह देखें कि उनका ये हक है कि जब भी कोई गवर्नमेंट सीट आती है, कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सीट्स आती हैं तो मिनॉरिटी कोटा होता है, यानी उनके लिए अलग से कोटा मुकर्रर होता है हर सीट्स में। हर जब भी सीट्स आती हैं, आप इवन के देखें बड़े बड़े इदारों में जब एडमिशन, अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो वहां पे भी मिनॉरिटी कोटा वास्तव दिया होता है। और जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उन पे मिनॉरिटी कोटा होता है कि हमारे मुल्क के शहरी है ना, ये सारे पाकिस्तानी हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनका रिलीजन चेंज है, लेकिन है तो हमारे मुल्क के रहने वाले, हमारे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स देने हैं। इसमें यह था कि अगर हम उनको ये राइट्स ना देते, यानी हमारे साथ भी ये काम होता था, बरसगीर में हम थे, हम मिनॉरिटी में थे, कम तादाद में थे, हमें भी हमारे राइट्स नहीं दिए जाते थे, हमें हमारे मजहब के मुताबिक नहीं रहने दिया जाता था, हमें इबादत नहीं करने दी जाती थी। तो हमने क्या किया, उसी को बेस बना के इंडिपेंडेंट मुल्क लिया, आजाद मुल्क लिया, पाकिस्तान बनाया। तो आज अगर हम भी उनके साथ वही काम करें तो उनमें और हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा, इसलिए इसमें उनको उनके हकूक का कहा गया दिए जाएंगे। उसके बाद है वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की फलाह। रियासत जो भी काम करेगी वो लोगों की फलाह के लिए करेगी, लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। तो इसमें आप देखेंगे लोगों की फलाह, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद। अब इसके ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं इनको आप देख लें। ये पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर नोट लिखें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी इस सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और कंक्लूजन पे एंड करना है। ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन कर ली। एक्सप्लेन करने के बाद स्टार्ट जब किया था इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सब कुछ आ जाएगा कि कब पास हुआ, किसने पास किया, किसने पेश किया, ठीक है। ये नाम आ जाएंगे, ये कौन था प्राइम मिनिस्टर, लियाकत अली खान कौन सा पहला प्राइम मिनिस्टर था, दूसरा तीसरा, ये लिख देंगे। ये सारा कुछ लिखने के बाद ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाने का एक रास्ता था। ये सारा एक पैरे की सूरत में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स के बाद जब आप इनकी वजाहत कर लेंगे, फिर आप एंड पे लिखेंगे कंक्लूजन। और कोशिश किया करें जब भी आप कोई क्वेश्चन इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसकी आउटलाइंस को इकट्ठा पहले ही लिख लेना है, एक्सप्लेनेशन बाद में करनी है। ये सारे 9-10 पॉइंट जो है पहले एक एक लाइन में सारे लिख लें। फिर आपने क्या करना है, इसको उठाएं,
यहाँ पे लिखें, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर दूसरा पॉइंट उठाएं, उसको लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तीसरा पॉइंट उठाएं, उसको लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब उसका फायदा क्या होता है, बास टाइम आपके पास टाइम कम होता है। पहला क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है वो इजी होता है, आप आधे से ज्यादा टाइम पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि पीछे टाइम तो खत्म होने वाला है, वो 4 क्वेश्चन पड़े हैं, फिर आप जल्दी में जो कुछ लिखते हैं वो आपका लिखा हुआ अगर बाद में आपको दिया जाए तो आप खुद नहीं पढ़ सकते कि ये लिखा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप उसमें ज्यादा टाइम लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, ज्यादा डाटा लिख देते हैं। बाद में टाइम कम होने की वजह से आपका दूसरा क्वेश्चन उससे कम होता है, तीसरा उससे कम होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन 1-2 पेज पे होता है। और राइटिंग ऐसी होती है कि आप खुद भी नहीं पढ़ सकते कि आपने लिखा क्या, क्यों? क्योंकि आप टाइम देखते हैं, टाइम की वजह से टेंशन होती है और आप सारा कुछ भूल जाते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब आप आउटलाइन इस तरह बना देते हैं, हेडिंग्स लिख देते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, अब फॉर एग्जांपल 10 हेडिंग लिखी है, टाइम कम है, तो आप हेडिंग तो पूरी आ गई 10, फिर आप 5 की एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद आप एंड पे आ जाएं कंक्लूजन, यानी मजमुआ। इसमें मजमुए में आपने इसको समराइज करना होता है, अपने अल्फाज में इसको वाइंड अप करना होता है। यहाँ पे कंक्लूजन लिखने का ये मकसद होता है, एग्जामिनर को चेक करने वाले को ये पता लगता है कि बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्लियर? ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं कंपैरेटिव स्टडी में तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की इकट्ठी इसको देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, अब देखें कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, उर्दू में पढ़ रहे हैं इसको आइन भी कह सकते हैं, दस्तूर भी कह सकते हैं। पास्ट टाइम क्वेश्चन आता है, पास्ट स्टडी में भी ये क्वेश्चन आता है कि दस्तूर 1973 पर या दस्तूर 1973 पर नोट लिखें। आप परेशान होते हैं कि दस्तूर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से आ गए? तो दस्तूर भी आइन को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में दस्तूर भी कहते हैं, इसको आइन भी कहते हैं। आइन की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में बता दी है, ठीक है। उसके बाद है कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, कानून कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून और भी चीजें इसमें आ जाती हैं। कानून में जो अदलिया के फैसले हैं वो भी कानून है, या जो उसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्ट हैं वो भी कानून है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड यूज करते हैं कहने को कह दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड, क्योंकि आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो वर्ड कोशिश कीजिएगा वो इस्तेमाल करें जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल हुआ है। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशन, आवाज नहीं है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को पेश पास हुआ। अब 1956 पाकिस्तान का बना, 1947 में कितना टाइम दिया गया था? 3 मंथ। और कॉन्स्टिट्यूशन कब आ रहा है? 1956 में कितना टाइम बनता है? तकरीबन 9 साल। और बदकिस्मती से ये कानून सिर्फ 2 साल चला, 2 साल बाद मुल्क में मार्शल लॉ लगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। फिर 1958 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया अयूब खान का। अब हमने ये देखना है कि ये किसने दिया, किसने पास कराया? प्राइम मिनिस्टर, यानी 4th प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाया। इसका सारे जो बैकग्राउंड था वो हम पास स्टडी के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, मैंने ये कहा था कि ये खुद आइन नहीं था, लेकिन आइन साजी की तरफ जाने का एक रास्ता था। अब आइन नहीं था, आइन साजी की तरफ जाने का एक रास्ता था। जब ये सारे पॉइंट्स बना लिए गए तो इन तमाम पॉइंट्स को तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। आप देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका मतलब है इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया, इब्तदाई हिस्से के तौर पर। इसमें भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखे हैं, पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे पॉइंट ऐड किए गए। पाकिस्तान के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इब्तदाई हिस्से के तौर पे इसको रखा गया। पाकिस्तान के तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इब्तदाई हिस्से के तौर पे इसको रखा गया। क्लियर? अब इसको कंपेयर बाद में करते हैं, पहले आप इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखें। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अगर आता है 1956 का, पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग लेनी है। इंट्रोडक्शन में आपने एक पैरे की सूरत में एक पेज लिखें, डेट जितना आप इजीली लिख सकते हैं वो लिखें, उसमें आप सारा कुछ लिखेंगे। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के जो चौथे प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने बिल पास कराया और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है एज इब्तदाई हिस्से के तौर पे शामिल किया गया। इसमें जो पीछे हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी, उसकी पहली रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्ट थी, बोगरा फार्मूला था, 1 यूनिट स्कीम थी, उन सबको फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का। फिर उसके बाद 1962 का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1962 है, ठीक है।
कब आया, किसने पेश किया? तो सबसे पहले ये उसकी डेट 8 जून 1962 को किसने दिया? सदर अयूब खान ने। ये प्राइम मिनिस्टर था जिसने पेश किया था, ये सदर ने दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो अभी तक इंप्लीमेंट हो चल रहा है हमारे मुल्क में, अभी तक यही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन और मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपने क्या देखना है कि 14 अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो यानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये पास कराया, पेश किया। और फिर आप आ जाते हैं स्टार्ट में कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेक्शन थे, कितने पॉइंट्स थे, सेक्शन थे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 234 सेक्शन थे। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है जी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें 250 सेक्शन थे। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें 280 सेक्शन थे और 26 अमेंडमेंट कहते हैं तरामीम को। अब इसको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं याद होता कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेक्शन थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे। ठीक है, अब बाज बुक में ये 234 को 230 लिखा हुआ है समझाने के लिए, लेकिन आपने ये याद रखना है, उन्होंने यूं समझाया कि 230 पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया 20 सीटें ऐड हो गई। अगर 30 में 20 ऐड करें कितनी होती हैं? 50। 250। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया 30 सीटें ऐड हो गई, कितनी हो गई? 280। तो याद करने के लिए यूं देख लें कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 234 या 30, उसको याद रख लें, लेकिन है 34। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 20 सीटें ऐड हुई, 250 हो गई। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 30 सीटें ऐड हुई, 280 हो गई। क्लियर? और 26 अमेंडमेंट्स क्या है? तरमीम को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं। जब भी देखा जाता था कि इस कानून में कोई खामी रह गई है, कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया है, तो उसको फिल करने के लिए क्या करते थे कि तरमीम कर देते थे। जैसे भी रिसेंटली एक कानून पास हुआ है, इससे असेंबली से, नेशनल असेंबली से हुआ है, सेनेट से हुआ है, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर वापस चला गया, फिर दोनों जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस वहां से पास हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ऐसे ही होता है। ये तो हो गया ना इन तीनों के इंट्रोडक्शन। तीनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका जो उसके अंदर वजाहत है, 1 पेज 1.5 पेज जितना आप पहले की सूरत में लिख सकते हैं उसको लिखें। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनके ये पॉइंट्स उठा लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग करके इनको सारे को एक दफा लिख लेना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट ऐसे हेडिंग्स बना के लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखा 1.5 पेज पे, उसकी वजाहत की, फिर आपने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 एक लाइन में एक पॉइंट। ठीक है, यूं नहीं करना कि 1 फिर 2 फिर 3 एक ही लाइन में, नहीं, एक लाइन में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है एक लाइन में। आप सारी जब ये चीजें लिख लेंगे फिर आपने देखना है टाइम आपके पास कितना है और कितने टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल टाइम आपके पास है तो फिर 10 के 10 हैं, 12 हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको वजाहत करें, सबकी एक्सप्लेनेशन लिखें। अगर टाइम कम है आप इनमें से जो आपको इजी लगते हैं 5-6 उनकी एक्सप्लेनेशन करें, बाकी आप नीचे कंक्लूजन देके इसको वाइंड अप करें, वाइंड अप कर देंगे सर। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, यानी ये जो पॉइंट है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इब्तदाई हिस्से के यानी शुरू में रखे गए, इस आइन में भी, इस आइन में भी, वो बेसिक है। आप वो वाला पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए पहला भी रिटन है, दूसरा भी रिटन है, तीसरा भी रिटन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिटन क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन ही होता है ना, तो यहाँ पे हमने रिटन का पॉइंट क्यों लिखा, सवाल बनता है। तो इसका जवाब ये है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो बेसिकली लॉज हैं वो ब्रिटिश को हम फॉलो करते हैं, अंग्रेजों का जो कानून है बरतानिया का उसको हम फॉलो करते हैं। अब बरतानिया में जो कानून है, ब्रिटिश का कानून, बरतानिया का कानून रिटन फॉर्म में नहीं है। अब रिटन फॉर्म में नहीं है से मुराद क्या है, यानी आप एक बुक की सूरत में नहीं ले सकते। आपके पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप फॉर एग्जांपल 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन खरीदना चाहते हैं, बुक सेंटर पे जाएं, उनको कहें कि हमें 1946 का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो आपको एक बुक उठा के देंगे, उसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होगा। आपको 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बुक सेंटर पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे
1962 का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो इस तरह की बुक दे देंगे, उस बुक में सारा कुछ मेंशन होगा। इसी तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लेना चाहते हैं, आप जाके उनको कहते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन 1973 चाहिए, तो वो आपको एक बुक दे देते हैं, उसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है पड़ा। ब्रिटिश का ये है कि देखिए एक रिटन फॉर्म में है, ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में, एक बुक आपको मिल जाती है, इसमें सारे कानून मौजूद है। लेकिन ब्रिटिश का ये है कि उनके पास कोई एक बुक की सूरत में आपको कानून नहीं मिलेगा। उनका कानून क्या है, उनके यहाँ कोई पुरानी रस्म रिवाज चले आ रहे हैं बाप दादाओं से, वो उनका कानून है, कहीं पे लिखा हुआ है नहीं है, वो उनका कानून है। ठीक है, इसी तरह कोई नया इशू आया है जिसका पहले कोई जिक्र नहीं था, कानून में कोई जिक्र नहीं था, अदालत में कोई इशू है, अदालत ने अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि कानून तो उसमें था नहीं, अदालत ने जजेस ने जो उसमें फैसला दिया वो कानून बन गया। अब वो फैसला तो कोर्ट में पड़ा है ना, जज के पास पड़ा है, अदालत ने उसकी कॉपी पढ़ी है, लेकिन वो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कानून बन जाता है। इसी तरह कोई रस्म रिवाज है, ये साबित कर दिया जाए कि हमारे बाप दादाओं से ये काम चला आ रहा है, रिटर्न कहीं पे नहीं है, वो अच्छी बात है बुरी बात है, कोई लॉजिक उसमें नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, वो उनका कानून है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक की सूरत में आपको तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकते हैं। ये नहीं है कि इस बुक से बाहर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की शीट नहीं है, जो पॉइंट इसमें मौजूद है वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, आप तीनों को बुक सेंटर से खरीद सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिंपल अल्फाज में अगर देखें तो इसमें जो इख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं, वो वजीर आजम के पास होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए, इसमें तमाम मोस्टली पावर्स जो है वो वजीर आजम के पास होती हैं। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी सदारती निजाम, इसमें तमाम पावर, प्रेसिडेंट सदर होता है ना, तो इसमें अयूब खान कौन था, सदर ऊपर लिखा है मैंने, प्रेसिडेंट अयूब खान ने दिया। इसलिए इसने जो आइन दिया, इसने खुद को मजबूत करने के लिए ये कहा कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा इसमें, यानी पावर जो है किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास, सदर के पास होंगी। क्लियर? अब ये जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, ये किसने दिया था, प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो इसने जो आइन दिया था, इसमें ये कहा गया था अख्तियार किसके पास होंगे, पार्लियामेंट, वजीर आजम के पास। क्यों? क्योंकि ये देने वाला भी वजीर आजम था, ये सदर देने वाला था, तो इसने कहा पावर सदर के पास होंगे, ये वजीर आजम देने वाला था, इसने कहा वजीर आजम के पास, ये वजीर आजम था, इसने कहा वजीर आजम के पास। क्लियर? उसके बाद आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, ये पूछा गया। तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें दो लैंग्वेज, उर्दू बंगाली प्लस बंगाली, दो लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज दो थी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में आया, इसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, दो, उर्दू प्लस बंगाली। ये दो क्यों थी, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पास स्टडी में बोगरा फार्मूला पढ़ा था, उसमें बोगरा ने दोनों यूनिट्स को, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को बिठाया था और पूछा था आप कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनने दे रहे, बताएं क्या इशू है। तो एक जो मशरकी पाकिस्तान वाले थे उन्होंने कहा जी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी हो, बंगाली हो। उसने कहा ये ले जी आपकी लैंग्वेज लगा के बंगाली हो। इनसे पूछा आप क्या चाहते हो, कहा जी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू हो। उन्होंने कहा ये ले जी उर्दू लगा दी। तो दोनों लैंग्वेज थी, दो यूनिट है ना, मशरकी पाकिस्तान वाले बंगाली थे, मगरबी वाले हम थे, जो मौजूदा पाकिस्तान है मगरबी पाकिस्तान था, तो दोनों लैंग्वेज। फिर 1962 का आइन आया, फिर भी दोनों लैंग्वेज। 1973 का आइन जब आइन आया तो सिर्फ उर्दू थी। क्यों थी? क्योंकि 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। अलहदा होकर कौन सा मुल्क बना था, बांग्लादेश। ठीक है, अलहदा हो गया था। अब इसमें कौन सी है लैंग्वेज, सिर्फ उर्दू। वजह क्या है, क्योंकि 1971 में ये जो बंगाली थे ये अलग हो गए थे, मुल्क इन्होंने अलग बना लिया था, फिर इनकी लैंग्वेज रखने का कोई मतलब नहीं था, इस वजह से ये लैंग्वेज खत्म करके सिर्फ उर्दू रख दी गई। क्लियर यहां तक? जी सर। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार।
ठीक है, लचकदार। अब लचकदार कॉन्स्टिट्यूशन था, लचकदार से मुराद ये है, आप देखते हैं रबड़ को, रबड़ देखते हैं ना प्लास्टिक का, आप उसको उठा के जैसे फोल्ड, इसकी एग्जांपल ये देखें, ये प्लास्टिक है ना, इसको हम जैसे फोल्ड करें, जो करें ये हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसमें भी यही था, लचकदार था, इसमें देखिए लचक है, उसमें भी ऐसे लचक थी, लचकदार था, जो तरह भी तब्दीली करना चाहते थे आप कर सकते थे आसानी से। कैसे? पार्लियामेंट की मदद से, यानी जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो आपस में बैठ के उसको आसानी से तब्दील कर सकते थे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से कहते थे। अब ये था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गैर लचकदार, उसके उलट है ये। अब गैर लचकदार से बात ये है कि सारे लोग कहते हैं कि ये फलां चीज जो है ये सही नहीं है, इसको खत्म करें। अयूब खान कहता है नहीं करता खत्म, क्यों? क्योंकि सदारती सिस्टम था, अयूब खान सदर था, वन मैन आइन था, सदर था वो अगर चाहता, यानी सारे लोग कहते हैं कि ये कानून ना हो, वो चाहता है वो, तो वो उसको पास करवा देता है, क्योंकि सदारती सिस्टम है, सारा कुछ सदर के पास है, इसलिए ये गैर लचकदार था। यानी सदर चाहता तो कर सकता था, बाकी लोगों के कहने से वो नहीं करता था, इसलिए इसको गैर लचकदार। और ये फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी लचकदार, जिसका पहला आइन था ये भी उसी तरह लचकदार था कि अगर पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट करवानी हो तो इजीली करवा सकते थे। उसका रिजल्ट आपने देखा कि 26 अमेंडमेंट्स इसमें अब तक हो चुकी है। उसके बाद है फेडरल सिस्टम, वफाकी निज़ाम, ठीक है। तो बाकी निज़ाम में मैंने आपको कहा जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली चीज में एग्जांपल दी कि एक जो वफाक होगा बाकी उनके सारे यूनिट्स उसके मातहत है, ठीक है। उसके बाद ये भी फेडरल सिस्टम था, यहाँ पे भी फेडरल सिस्टम, यहाँ पे भी फेडरल सिस्टम, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट था। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आजाद अदलिया, अदलिया में किसी का प्रेशर नहीं होगा। जो हमने पढ़ा ऑर्गन्स फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं कोई भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पे भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। जिस तरह हमने बुनियादी हकूक का कहा हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो हक जायदाद, हम सेकंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा, हक जायदाद है, हक तालीम है, हक खुराक है, हक रिहाइश है, ठीक है, हक सेहत है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये सारी बुनियादी जरूरियात है। इसी तरह हमने एग्जांपल दिए रोटी कपड़ा मकान भुट्टा वगैरह था, वो भी हो गया था फंडामेंटल राइट्स है। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स इनको भी दिए जाएंगे, इनको भी दिए जाएंगे, इनको भी दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मिनॉरिटी राइट्स, ठीक है, सॉरी सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या है? यहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सवाल ये पैदा होता है कि सिंगल सिटीजनशिप है क्या? तो आप में से तो बताएगा सिंगल सिटीजनशिप क्या है? शहरियत से कहते हैं। तो ये लिखने का क्या मकसद है, क्यों? लेकिन अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो सिर्फ पाकिस्तान का है, ये ना हो अमेरिका का भी शहरी हो पाकिस्तान का नहीं है, ये चीज भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश को, ठीक है। यूके को जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली हम उसको देखिए, हमारा जो सिस्टम है लीगल सिस्टम हम उसको कॉपी करते हैं। जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट है, उनकी मलका है, उनकी मलका भी, उनके मलका के पास सिग्नेचर की अथॉरिटी है, हमारे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर अथॉरिटी है। उसके बाद ठीक है, काम सारा कबीना करती है, वज़ीर आज़म करता है, उससे सिग्नेचर की अथॉरिटी उनके पास है। इसी तरह सिंगल सिटीजनशिप इसको यूं कहते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उसमें क्या है, यूके है या यूएसए है? अब यूएसए में देखें कि 56 स्टेट्स हैं या 55 स्टेट्स हैं। वो जो उनकी रियासतें हैं वहां के रहने वाले लोगों का ये सिस्टम है कि जो फॉर एग्जांपल वाशिंगटन डीसी की बात कर लेते हैं, उनकी रियासत है, तो वाशिंगटन डीसी का जो रहने वाला है उसके पास नेशनलिटी वाशिंगटन डीसी की भी है और उसके पास अमेरिका की भी नेशनलिटी है। उसके पास दो नेशनलिटी है, मुल्क एक है, उस मुल्क की जो रियासत, जिस रियासत में रहने वाला है उस रियासत की भी नेशनलिटी होगी और मेन यूएसए की भी रियासत होगी, यानी नेशनलिटी होगी। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में चाहे आप पंजाब से हो, आप सिंध से हो, आप सरहद से हो, आप बलूचिस्तान से हो, आपके पास नेशनलिटी जो है वो सिंगल होगी। वो कौन सी होगी? पाकिस्तानी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होगी। वाहदनी शहरियत,
ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्लियर हो गया? उसके बाद है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? इसको यूं समझ लें कि हमारे यहाँ जो नॉर्मल आम रूटीन में इलेक्शन होते हैं, इसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। कौन से इलेक्शन होते हैं? आप देखते हैं कि हमारे पास इलेक्शन होते हैं MNA और MPA। आवाम क्या करती है? 2 वोट देती है, एक MNA को, एक MPA को। ऐसे होता है ना जनरल इलेक्शन जब होते हैं। तो ये तो हो गया ना डायरेक्ट, आवाम ने इनको सिलेक्ट करना है। सूबाई असेंबली भी आवाम के इलेक्टेड लोगों से बनेगी और नेशनल असेंबली भी आवाम के इलेक्टेड लोगों से, इलेक्टेड नुमाइंदे जो जाएंगे उनसे बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम था इनडायरेक्ट सिस्टम, ये डायरेक्ट है ना, लोग डायरेक्ट वोट देंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट सिस्टम था, यहाँ पे बीडी सिस्टम का हिसाब था। बीडी सिस्टम समझते हैं? यस सर। बीडी सिस्टम के तहत 80,000 लोगों को पूरा बूथ संबंधित है। 80,000 लोगों को मुंतखब किया गया था। अब इन्हीं लोगों ने क्या करना था? सदर को सिलेक्ट करना था। देखिए ये जो 80,000 लोग थे, करोड़ों की आबादी थी, उसने क्या किया? जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, बीडी सिस्टम भी इस तरह का एक सिस्टम था। जैसे हमारे यहाँ आजकल काउंसलर, हर मोहल्ले का एक काउंसलर होता है, फिर यूसी नाजिम होता है, फिर तहसील नाजिम होता है, फिर जिला नाजिम होता है। छोटे इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन इनको कहते हैं। अयूब खान ने भी बीडी सिस्टम कराया, छोटे बल्दियाती इलेक्शन करवाए। उनके तहत पूरे मुल्क से 80,000 लोगों को अपॉइंट किया गया। उन 80,000 लोगों ने सदर को अपॉइंट करना था। ठीक है, फिर 1965 में इलेक्शन हुए। सदर अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान मुकाबला हुआ और अयूब खान साहब जीत गए सदारती इलेक्शन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मोहम्मद अली जिन्ना की वो बहन थी, वो इलेक्शन हार गई। तो इस तरह सदर अयूब खान उनके प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपने इसको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आप आ जाते हैं इसमें डायरेक्ट इलेक्शन, वही सिस्टम जनरल इलेक्शन जैसे होते हैं। MNA, MPA, आवाम ने इसको भी सिलेक्ट करना है, MNA को, MPA को भी। बड़ा वोट, छोटा वोट, बड़ा वोट इसको देंगे, छोटा वोट इसको देंगे। ये सिलेक्ट होंगे, फिर ये लोग जाके असेंबली बनाएंगे, फिर इन्हीं लोगों ने इन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करना है। ठीक है, इन्हीं ने जो है स्पीकर को मुंतखब करना है और वहां पे जाके पूरी कबीना बननी है। कबीना बनने के बाद इसमें मुल्क का हिसाब ये लिखने के बाद फिर इसको भी आप कंक्लूड करेंगे, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन लिखने के बाद इसके नीचे आपने कंक्लूड जो किया है, जो ऑफिस किया है, वो आपने पहले की सूरत में लिखना है और इसमें क्वेश्चन पॉइंट करना है। ये हमारे पास आज 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और चारों के चारों हमारे सिलेबस का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ सकता है अलग से, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ये पोर्शन लिखना है। ठीक है, अगर इसके मैं फिर रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर डिटेल जो इसमें आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1956 है, तो ये पोर्शन जो है ये आपने इसमें लिखना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन 1962 पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लिखा जाता है तो ये क्वेश्चन। इसको कंपेयर करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि इनमें डिफरेंट क्या है। देखिए पॉइंट देखें, ज्यादा वो नहीं है। एक पॉइंट ये चेंज है, ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट यहाँ पे चेंज है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे चेंज है। बाई कैमरा बता दिया क्या था? नो सर। यस सर, पिछले लेक्चर में यूनिकैमरल याकैवान मैं नहीं आया था। ठीक है, याकैवान और इसमें क्या था? लोअरवान। कौन कौन से थे? ये सारे अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस कौमी असेंबली और सेनेट है। कौमी असेंबली प्लस सेनेट। ये पहली दफा सेनेट यहाँ पे बना था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले सेनेट ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये सिस्टम ठीक नहीं था। ये कौन सा? ये